रेडी करने के टूल्स है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स। ओके, आफ्टर दैट सेशन फैक्ट्री का जो काम है वो ये देखता है कि भाई एक सेशन क्रिएट करना है नया, तो एक नया सेशन फैक्ट्री बिल्डर को कॉल करेगा कि हाँ भाई एक नया सेशन बिल्ड कर दो, तो नया सेशन क्रिएट होके रह जाएगा। फिर सेशन में का जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम उसी सेशन को ओपन कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं एसएफ का, कि जो सेशन फैक्ट्री ने नया सेशन क्रिएट किया था ओपन दैट सेशन। तो सेशन ओपन नहीं होगा ना तो ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं होंगी। और ट्रांजेक्शन जो है ये यूज हो रहा है प्योरली डेटाबेस के लिए, कि ये डेटाबेस क्यों कह रहा है कि नाउ गेट रेडी टू बिगिन ट्रांजेक्शन। तो जैसे ही बिगिन ट्रांजेक्शन मिलेगा सो डेटाबेस इज रेडी आल्सो टू ट्रांजेक्ट डाटा। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पे अपनी क्वेरी चला रहे हैं सेशन की हेल्प से, अपना रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं। ऐसे ही हम रिकॉर्ड सेव भी कर सकते हैं, अपडेट डिलीट सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या क्या यूज आ रहा है सभी का? मैम वो यस सारी चीजें तो ट्रांजेक्शन के थ्रू ही होंगी ना, ट्रांजैक्शन के थ्रू तो आपकी क्वेरी चलेगी, डिलीट अपडेट वगैरह की। हाँ जी मैम, सेशन सारी। क्या क्या स्टोर करके रखता है इसमें? सेशन आपकी इंफॉर्मेशन होती है, देखो ना जैसे कि अगर आप कभी भी किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आप लोगों को एक छोटा सा वर्क स्पेस दे दिया जाता है, एक छोटा सा मेमोरी स्पेस दे दिया जाता है, जिसमें बैठ के आप अपने ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आपकी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप अपने बैंक का वेबसाइट खोलते हो तो बैंक आपकी इंफॉर्मेशन जो आपको डिस्प्ले कर रहा है ना, वो आप उसने आपके सेशन के ऑब्जेक्ट में सेव करती होती है। तो जैसे ही आप अपना लॉग आउट करते हो तो वो सेशन को क्लोज कर देता है, तो वो जो टेम्परेरी डेटा आया था उसकी वेबसाइट से वो डिलीट हो जाता है सिक्योरिटी रीजन से। ओके, तो एक तरह से सेशन क्या बनाता है आपके लिए, एक अलग से वर्क स्पेस बना देता है, सिक्योर वर्क स्पेस बना देता है, जिसमें बैठ के आप अपना काम कर सकते हो। आपका डेटा भी आएगा, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी आएगी जो आप देख सकते हो, एंड जैसे ही आप लॉग आउट करोगे वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सो दैट वो किसी और के हाथ ना लगे। क्लियर हुआ? यस मैम। तो बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ सेशन। तो जहां पर भी आप जाते हो किसी भी वेबसाइट पे, सेशन हमेशा यही काम करेगा। क्लियर हुआ यहां तक सभी को, यहाँ पे कैसे वर्क करना है इसमें? तो मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ, आप लोग क्या करो, ये वाला प्रोजेक्ट जो है अभी जो हमने बनाया है इसी चीज को आप लोग अपने सिस्टम पे बनाओगे अभी, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप लोग एक वेब वाला प्रोजेक्ट बनाओ मेवन के थ्रू, जैसे हमने पिछले वाला बनाया था। ठीक है, सबको पता ही है मेवन प्रोजेक्ट में वेब वाला कैसे बनना है ना? तो वेब वाला प्रोजेक्ट बना दो, और उस वेब वाले प्रोजेक्ट में आपको काम क्या करना है कि आप लोग उसके अंदर जब एसआरसी में जावा लगाओगे, टॉमकैट लगाओगे, सब कुछ कर लेना, उसमें डिपेंडेंसी भी लगा देना, जो हमने अभी 2 डिपेंडेंसीज देखी है। ठीक है, एंड आफ्टर दिस आपको क्या करना होगा उस प्रोजेक्ट में कि जो उसका एसआरसी मेन जावा आएगा वहां पे आप अपना एंटिटी का पैकेज बनाओगे और ऐप डॉट जावा भी बनाओगे। मतलब जितना काम अभी हमने हाइबरनेट में बैकएंड में किया है ना, यही बैकएंड का काम आपको अपने वेब वाले प्रोजेक्ट के अंदर बैकएंड में रखना है। ना क्लियर हुआ क्या करने के लिए कह रही हूँ? जैसे हम डाओ बनाते थे वैसे हम ऐप डॉट जावा से हम काम कराएंगे सारी चीज। एक तरह की ऐप डॉट जावा ना आपकी डाओ ही बन जाएगी आगे जाके, तो आप चाहो तो इसको डाओ का नाम दे सकते हो। तो आपको वेब प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें डिपेंडेंसी लगानी है हाइबरनेट कोर की और माइस्क्यूएल की, पहला तो काम ये करो। दूसरा काम ये करोगे कि एसआरसी में जावा में जाके एक तो एंटिटी क्लास बना दो, चाहे आप एनोटेशन लगाओ या एक्सएमएल लगाओ, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। और जो जो एक्सएमएल की जरूरत है वो भी वहां पे रखनी है। अगर आप एनोटेशन लगा रहे हो तो सीएफजी वाली फाइल चाहिए, अगर एक्सएमएल कर रहे हो तो एचबीएम और सीएफजी दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये कितना काम आप लोगों को अभी करना है, क्योंकि फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी इसी प्रोजेक्ट में से कि आप लोगों को अगर वेब प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा है तो उसके अंदर आप कैसे काम करोगे। क्लियर है यहां तक? तो सेम ही यस चीज को मैम। हम वेब प्रोजेक्ट में भी यूज करके देख सकते हैं। तो फटाफट से आप लोगों को मैं 20 मिनट्स दे रही हूँ, 20 मिनट्स में ये सारा काम करना। ओके, सो अभी 7:40 है, 8 o'clock तक आप लोगों को मुझे ये करके देना है। हो जाएगा सभी का? मैम मेरी सेमी कॉलम की एरर ठीक कर दीजिए मैम, मैं भी काम कर सकूं। फाइल दोबारा बनाई? यस मैम। ओके, चलो एक काम करो, मुझे अपना प्रोजेक्ट भेजो, मैं देखती हूँ, उसको जिप करके भेजो मेरे पास। ओके मैम। ठीक है, ओके 20 मिनट्स दे रही हूँ गाइस सभी को, वेब प्रोजेक्ट बनाना है। और जिसका वेब प्रोजेक्ट सबसे पहले मेरे पास आएगा, आप लोग जिप करके भेजोगे अपना वेब प्रोजेक्ट बना के, मैं उसी के प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम पे चलाने वाली हूँ और उसी में इंफॉर्मेशन को अपडेट भी करूंगी। सो आई नीड अ वेब प्रोजेक्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ यू।
सभी को बनाना है क्योंकि प्रैक्टिस तो सभी को करनी है, लेकिन मैं ये देखूंगी पहले मेरे पास कौन भेज रहा है। ठीक है, सो डू इट नाउ। मैम यस शिवानी। मैम जब भी हम न्यू मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसमें उसको बार बार फोर्सफुली अपडेट करना पड़ रहा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि बार बार ना करना पड़े? बिल्ड ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन है, गया हुआ है यस मैम, वो टिक है। प्रोजेक्ट में जाके? यस मैम। अच्छा, मतलब डिपेंडेंसी अपने आप लोड नहीं कर रहा? यस मैम। ओके अच्छा, मैं उसका देखती हूँ क्योंकि ना मेरे भी ये नए वर्जन में आया है, क्योंकि प्रीवियस वर्जन्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, तो मे बी अभी की ही दिक्कत है। लेट मी चेक देन आई विल टेल यू। ओके मैम। तब तक आप लोग सभी प्रोजेक्ट बनाइए। कभी आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है और उसको आपको क्या करना है, अपने सिस्टम पे रन कराना है, ठीक है, तो ऐसे में आप लोग उसको एक्लिप्स में कैसे ला सकते हो, उसका भी आइडिया दे रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ आ जाते हैं। अब जैसे शिव ने मुझे प्रोजेक्ट दिया अभी वेब डेमो वाला, दैट आई एम गोइंग टू डाउनलोड। मैंने इसको डाउनलोड किया अभी अभी। तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास कहाँ आ रहा है, डाउनलोड्स में आ रहा है, ठीक है। तो डाउनलोड्स में जाकर मुझे सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं लिखूंगी एक्सट्रैक्ट ऑल। तो यहाँ पर जब ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे पहले ही से ही मैं ब्राउज करके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्ट हो तो मेरे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जाए, तो मैं एफ ड्राइव में जाके अपने एजेपी वाले फोल्डर में चली जाती हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस फोल्डर, ठीक है। तो ये वाला फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट किया, तो मेरी जो फाइल है वो डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में ही आ जाएगी। पहला टास्क तो ये करना है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही इसको एक्सट्रैक्ट करके रखिए। आफ्टर दिस आप लोग नेक्स्ट टास्क क्या करोगे, आप एक्लिप्स पे आओगे, और अगर आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट जो अभी मैंने डाउनलोड करके अनजिप किया है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को मुझे यहाँ लाना है, तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाकर ओपन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम फाइल सिस्टम ऑप्शन आ रहा है, ये थर्ड वाला, इस पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको डायरेक्टरी ऑप्शन दिख रहा है, इंपोर्ट सोर्स के बाद में डायरेक्टरी ऑप्शन आ रही है, तो डायरेक्टरी पे जाओगे। एक काम करते हैं, इसमें एक फोल्डर पीछे चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका जो वेब प्रोजेक्ट था वो शो कर रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट करो, तो प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसकी अपने आप ही एक्लिप्स प्रोजेक्ट की ऑप्शन भी उठा लेगा और डिटेक्ट भी कर लेगा, और इसको आप फिनिश कर दीजिए। तो जो प्रोजेक्ट आपने अभी अनजिप किया था, सेम प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है माई हैबरनेट मैवन वेब प्रोजेक्ट, तो ये अभी आपका वाला प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पर सारा मेरे पास, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। अब सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट में देखती हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, एरर किस बात की आ रही है, ठीक है। तो हम इसकी प्रॉब्लम्स को अगर चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले चलते हैं
src main जावा में दिखा रहा है, com डॉट फाइल में app1 डॉट जावा में। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छा वही डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो फॉर्म डॉट एक्सएमएल चेक कर लेते हैं एक बार। तो आपको मैंने दो डिपेंडेंसीज बोली थी, एक माई एसक्यूएल कनेक्टर जे की, ठीक है, और एक किसमें बोली थी, हाइबरनेट कोर की। तो ये तीनों दो डिपेंडेंसीज आपकी आ रही है, बट अभी भी एरर क्यों दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये फाइल को कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट गो इनटू द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखो मॉडल वर्जन दिखा रहा है 4.0.0। अब देखो ये ना सिस्टम टू सिस्टम चीजें कई बार डिफर कर जाती हैं, क्योंकि मैंने इसको जहां से लिया, आपसे लिया, तो आपके सिस्टम पे हो सकता है कोई डिफरेंट वर्जन हो, और मेरे सिस्टम पे ये डिफरेंट वर्जन उठा रहा है। तो मुझे एक सिंपल सा काम करना है कि मैंने जो यहाँ पर एक वेब डेमो का प्रोजेक्ट बनाया था, मैं इसकी pom.xml ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको मैच कर लेते, तो दोनों को एकदम सामने रखते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे चीजें चेंज जा रही है। तो मॉडल वर्जन तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर जो स्कीमा लोकेशन थी वो अपाची ORG में 4.0 थी, और इसके अंदर XSD में 4.0 यूज हो रही है। ठीक है, तो एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। सेम ही ऑप्शंस दिख रही है मुझे, ज्यादा कोई चेंज नहीं दिख रहा, राइट। तो कई बार ना छोटा मोटा ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जब हम मैम कॉपी। सेल्फ क्लोजिंग है आई थिंक। हाँ जी, मैम सेल्फ क्लोजिंग है सेल्फ क्लोजिंग किस में है? मेरे में मैम, आप में नहीं है। एक बार चेक कर ले, तो इसी लाइन में कह रहे हो? यस मैम। उससे वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चलो फिर भी मैं लगा देती हूँ। लेकिन सेल्फ क्लोजिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मॉडल वर्जन तो ठीक था, ये प्रोजेक्ट का ऊपर स्टार्टिंग वैल्यू आ रहा था। ठीक है, अगर मैं इस पर पे जाती हूँ, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट तो मेरा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, जो मेरा वेब डेमो वाला है। एक मिनट के लिए यहाँ देखते हैं। तो प्रोजेक्ट का जो टैग आपका स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो वो क्लोजिंग भी जरूरी थी। और यहाँ पर आपने जो मेरा वाला मैंने अभी pom.xml ओपन किया था, इसमें क्या चीज दे रखी है, लेट्स चेक। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्ट की क्लोजिंग नहीं दिखा रहा, सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। ओके, एंड और चीज देख लेते हैं एक बार कि प्रोजेक्ट फिर क्लोज कहाँ पे हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि अगर वहां क्लोज नहीं हो रहा है, डेफिनेटली लास्ट में आना चाहिए यहाँ पर। गुड, तो इसका मतलब हमें इसमें से ये सेल्फ क्लोजिंग की ऑप्शन हटानी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट कि ये लास्ट में प्रोजेक्ट को क्लोज कर सके, जो कि यहाँ पे कर भी रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मिल रही है हमें। लेकिन एक और चीज देखनी पड़ेगी कि भाई अभी भी एरर आ रहा है, क्योंकि एरर शिफ्ट हो गया उसकी अपर लाइन में। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका, तो शिव आपके सिस्टम पे भी ये प्रॉब्लम आ रहा था या मेरे सिस्टम पे दिखा रहा है सिर्फ? मेरे में भी आ रहा था मैम। सेम प्रॉब्लम आ रही थी? यस मैम। ओके, चलो मैं एक काम करती हूँ, इसके अंदर ना अगर pom.xml कभी कभी प्रॉब्लम दे जाती है, ठीक है, क्योंकि दूसरे सिस्टम से आती है ना, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस का चेंज आ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, pom.xml को रीजनरेट भी कराना होता है। ठीक है, तो इसको अगर मुझे रीजनरेट करवाना है तो कैसे कराएंगे, एक बार मैं इसमें ये बता देती हूँ आप लोगों को। मैम किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की किसी स्पेसिफिक पार्ट को रीजनरेट करा सकते हैं? करा सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, क्योंकि अगर एररिज्म है तो उसको रीजनरेट करा के दोबारा से वर्क करा लो। ओके, तो देखो क्योंकि क्या रहता है, अगर आप मैन्युअली किसी भी प्रोजेक्ट फाइल को क्लोज करने जाओगे ना, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वो दे ही देता है। तो ऐसे में ना आप लोगों को एक काम और कर सकते हैं, पहले तो मतलब बिना इसको रीजनरेट किए एक बार इसको प्रोजेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। कुछ चीजें ये अपडेट में सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो
हो सकता है हमें रीजनरेट करने की जरूरत ना पड़े। तो एक बार इसको पहले ट्राई करो, अगर ये वर्क नहीं करता है तो फिर हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में कह रहा है कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं मिल रहा है, तो एक बार हमें बस ये देखना पड़ेगा इसको मैन्युअली चेक करके कि कहीं और प्रोजेक्ट स्टार्ट ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो जैसे ये डिपेंडेंसीज वाले में दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमें बस इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज एंड हो रही है, तो डिपेंडेंसी स्टार्ट भी तो हो रही थी ना यहाँ पे, तो इसी का ही हमें यहाँ पर ये एंडिंग दिखा रहा है। अच्छा, 2 डिपेंडेंसीज एंड हो रही है यहाँ पे, ये भी प्रॉब्लम दिखी मुझे। ठीक है, तो एक तो इसको हटा देते हैं। तो 1 डिपेंडेंसी जो थी वो यहाँ पे ओपन हो रही थी और यहाँ पे क्लोज हो रही थी, तो ये भी दिक्कत दिखी मुझे यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट देखिए वही एक्चुअली प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, एक तो वही सेल्फ क्लोजिंग था, एज वेल एज यहाँ पर क्या था, डिपेंडेंसी 2 एंड हो रखी थी। तो हो सकता है आपने कुछ कॉपी पेस्ट किया होगा तो उस टाइम पर ये प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, तो हो सकती है ये दिक्कत ही आपकी थी मेन। तो चलिए, तो ये प्रॉब्लम देखो सॉल्व होते ही यहाँ का एरर चले गए। अभी जो एरर दिखा रहा है वो जावा रिसोर्सेज में दिखा रहा है, तो जावा रिसोर्सेज में अगर एरर दिखा रहा है तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है कि इसके राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ में चेक करना पड़ेगा। तो बिल्ड पाथ में देख रही हूँ तो मेवन डिपेंडेंसीज में कोई एरर नहीं दिखा रहा मुझे। ठीक है, सारी डिपेंडेंसीज प्रॉपर आ रही हैं और भी कहीं एरर नहीं दिखा रहा है मेनली। तो अगर प्रोजेक्ट में चलती हूँ सोर्सेज में, यहाँ पर भी मुझे कोई एरर शो नहीं कर रहा है। तो एक बार अप्लाई क्लोज कर देते हैं, एक बार ये प्रोजेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, इस वाले प्रोजेक्ट में एरर नहीं है, वो ऊपर वाले में था, सॉरी मैं मिस्टेक। नहीं, जावा रिसोर्सेज में है तो सही, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको मेवन को क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो कई बार ये इसलिए भी एरर दिखाता है कि इसके पास फाइल्स जो होती है वो अपडेट नहीं होती। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, तो ये प्रॉब्लम तो आपका सॉर्ट आउट हो ही जाएगा इसमें। अभी क्या करना है, सबसे पहले एसआरसी मेन जावा में आते हैं, कॉम डॉट फाइल में जाकर app1.java दे रखी है। अच्छा, ये आपने वेब प्रोजेक्ट ही लिया था? यस मैम। इसमें टॉमकैट सर्वर लगा दिया था लाइब्रेरी में जाके? यस मैम। ठीक है, सर्वर रन टाइम लगा हुआ है, मेवन डिपेंडेंसीज लग गई, वर्जन चेंज करना पड़ेगा। वर्जन मेरा यहाँ पे चेंज दिखा रहा है, तो मैं इसको 23 वर्जन कर लेती हूँ। अप्लाई एंड क्लोज कर देते हैं। वही रिसोर्सेज का जो प्रॉब्लम था वो वर्जन की वजह से ही आ रहा था, सो विच हैज बीन सॉल्व्ड आल्सो। एक काम और करना होता है कि pom.xml में ना, देखो कंपाइलर सोर्स जो है इसको भी चेंज करो। तो ये 8 दे रखा है, मैं इसको 8 की जगह 23 कर रही हूँ। ठीक है, ताकि मेरा नया वाला कंपाइलर यूज हो 23 वर्जन का। आफ्टर दैट जब ये सारे चेंजेस हो जाते हैं फिर आप एक बार प्रोजेक्ट को देख सकते हो वर्क करा के। लेकिन फिलहाल हमने एक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, राइट? और वेब प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या देखना है, इसका जीएसपी भी देखना है। तो सबसे पहले इसके वेब ऐप में आते हैं, index.jsp देख रखा है, यहाँ आते हैं, इस फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं एक बार प्रोजेक्ट को चलाकर देखती हूँ कि ये सही से वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो रन एज करके ऑन सर्वर करके इस बार इसको रन करके देख लेंगे। ठीक है, तो मतलब प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, गुड नाइट। तो अभी इसके बाद देखो हमें नेक्स्ट टास्क ये करना होगा कि हम जब अपने प्रोजेक्ट को रन करके देख चुके, तो अभी मैं सर्वर को क्लोज कर देती हूँ। देखो इस वाले पार्ट को क्लियर करना हो तो ये क्रॉस बटन भी आप प्रेस कर सकते हो, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ आ जाते हैं। अब मुझे नेक्स्ट टास्क ये करना है कि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करना है जिसके अंदर हम यूजर से इंफॉर्मेशन लेंगे और जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग यूजर को रिकॉर्ड दिखाएंगे। अभी तो हम मैनुअल रिकॉर्ड बना रहे हैं ना, अब मैं इसको एक वेब प्रोजेक्ट में चेंज कर रही हूँ, तो कोऑर्डिनेट करना दिखाऊंगी कि कैसे वर्क कराना है। तो पहला चेंज जो है वो हमें कहाँ जाके करना है, app1.java में। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि app1.java जो फाइल है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दे रखा है, जबकि मेन प्रोजेक्ट जो आपका वेब प्रोजेक्ट रहता है उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं रहता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हटाएंगे और इसको एक नॉर्मल फंक्शन में चेंज कर देंगे।
ठीक है, सो दैट कि ये वर्क कर सके बढ़िया तरीके से। अभी यहाँ पर हमारे पास जो प्रोजेक्ट आएगा इसमें लेट मी जस्ट डू अ सिंपल चीज। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हटा दो, इसकी जगह पे अपना मेथड बना दो। पब्लिक वॉइड, वॉइड लगाना है वॉइड लगा दो। अगर यहाँ से वैल्यू रिटर्न करानी है तो वैल्यू रिटर्न जैसी भी जाएगी वैसी वाली करा दो। वैसे भी हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे। सो पब्लिक एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे जब हम एम्प्लॉय को गेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, EMP ID आएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है हमारे को। तो ये हमारा एक मेथड बनेगा और यहाँ पे आप लोग चलो प्रिंट तो कराओ, लेकिन इसमें हम यहाँ पे क्या कराएंगे, रिटर्न भी कराएंगे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको रिटर्न करा दो लास्ट में। एक चीज और करनी है, क्योंकि ये एक मेथड है और मेन ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे नहीं ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मेनली इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है और कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके आप लोगों को इसके जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डिफाइन करना है, जैसे कि आप अपने डाउ क्लासेस में कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सेम वे में मेटा डेटा का ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में हम और भी फंक्शंस बनाएं जिसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो हर फंक्शन में तो ये चीज डिफाइन नहीं करेंगे ना, एक ही बार डिफाइन करेंगे। तो इसीलिए आप लोग इसको यहाँ पे डिफाइन करके छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या बना दिया, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, एंड इसके साथ साथ में सेशन जो है वो हर मेथड में नया बनना चाहिए। तो सेशन को मैं नहीं लूंगी, ठीक है। आप चाहो तो सेशन को रख सकते हो, लेकिन सेशन वी नीड टू क्रिएट न्यू वन। तो आपको ये करना होगा कि ये जो कोड हमने यहाँ लिया था इसको अब ऑब्जेक्ट में डाल दो, मतलब जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में आपका जो कोड है ये वाला आ जाएगा जो आपका इनिशियलाइजेशन कोड था। तो बस इतना करना है। एंड आफ्टर दिस जब आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर में सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रहे हो, सिर्फ सेशन फैक्ट्री जो सेशन वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आके ओपन क्लोज होगा, बाकी सब कुछ पहले ही हो जाएगा, ठीक है। सेशन और ट्रांजेक्शन यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आया, गेट एम्प्लॉय। अब आप एक EMP ID गेट करोगे और जो भी EMP ID गेट करोगे उसी EMP ID को आप यहाँ पे प्रोवाइड करो और ये उसी को सर्च करके दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ई की वैल्यू नल नहीं आती है तो आपका रिकॉर्ड रिटर्न होगा। अगर ई नल हुआ तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं EMP ID नॉट फाउंड करके, ठीक है। तो ये हमारा मेथड जो क्रिएट हुआ है इसकी ऑप्शन समझ में आ रही है, क्या वर्किंग किया हमने इसमें, इज देयर एनी डाउट हियर? मैम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अगर लगा रहे हैं तो फिर मतलब उसमें डिफरेंस क्या आएगा नॉर्मल अगर हम फंक्शन बना अगर रहे हैं? नॉर्मल मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो अपने आप से कॉल होता है ना, और वो एप्लीकेशंस में यूज होता है। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, एक वेब ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं। तो वेबसाइट में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं रहता है। यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो JSP या HTML फाइल से होगी और वही इसके फंक्शन को कॉल करेगी। इसीलिए हमें मतलब एक यूजर तरह से डिफाइंड फंक्शन यूज करना है। मतलब देखा जाए तो हम ट्रिगर कर रहे हैं कि अगर जो इवेंट हो उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन रन हो। बिल्कुल, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई प्रोग्राम चला और फंक्शन चलना स्टार्ट हो गया। वी वांट इट लाइक अ टाइम जब हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, अननेसेसरी इसको चलाने की जरूरत ही नहीं है। ओके यस मैम। तो मेनली वेबसाइट्स में यही काम चलता है हमारा कि जब जिसकी जरूरत है उसको तभी लाओ, अननेसेसरी सारी चीजों को रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सर्वर पे लोड ही पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले आपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर में, उसके बाद आपने मेथड बना दिया जिसमें आप EMP ID रिसीव करोगे, फिर सेशन ओपन करके ट्रांजैक्शन स्टार्ट करोगे। ऑब्जेक्ट के मतलब जो वेरिएबल वैल्यू ID उसके हेल्प से आप क्या करोगे, डेटाबेस से टेबल से अपनी वैल्यू को गेट कराओगे और गेट करा के ऑब्जेक्ट में रखोगे। तो अगर आपका EMP ID करेक्ट हुआ और आपकी ट्रांजैक्शन सारी सही से चली तो ऐसे केसेस में ये यहाँ पर आपको रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा, अदरवाइज ई के अंदर क्या जाएगा, नल जाएगा। ओके तो इस तरीके से भी आप लोग काम कर सकते हो। अब यहाँ पर इतना जो टास्क हो रहा है इस वाली क्लास में, इसमें किसी को कोई डाउट है, एनीवन? नो मैम। क्लियर है यहाँ पर काम कैसे चल रहा है सबको? ओके
अनुराग कुछ पूछना है आपने? ओके चलिए, तो फिर अभी आ जाओ index.js। मैम एक्चुअली वो मेरा फोल्डर ही नहीं ओपन हुआ, मतलब प्रॉपर ओपन ही नहीं हुआ जो मैंने क्रिएट किया था वेब ऐप का। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी 2 मिनट दो, फिर आपका सिस्टम भी देखती हूँ, ठीक है? ओके। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं। तो अभी हम यहाँ पर यूजर से क्या करेंगे, जैसे कि मान लो पहले तो मैं एक H1 हेडिंग बना देती हूँ, इसको हम बना देते हैं होम पेज। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर CSS लगा देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ये तो बहुत ही प्लेन सा पेज आएगा, तो स्टाइल लगा देते हैं। और स्टाइल के अंदर हम लोग क्या लगा देते हैं इसमें, सबसे पहले तो बैकग्राउंड लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका रख देती हूँ लाइट ग्रे, ठीक है? और इसके बाद इसका जो कलर है वो यहाँ पे रख देती हूँ सो कलर जो है इसका हम क्या रख देते हैं, इसके अंदर हम रख देते हैं ब्लू। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो है ये मैं कर देती हूँ सेंटर पे। और इसके अलावा फॉन्ट का जो साइज है ये हम यहाँ पे रख देते हैं 25px कर देते हैं, ठीक है? तो ये थोड़े बहुत चेंजेस मैंने डाले यहाँ पर ताकि पेज थोड़ा बेटर दिखे। सबसे पहले आएगी H1 हेडिंग, उसके बाद हम यहाँ पर क्या रखेंगे, H2 डाल देते हैं, एक और हेडिंग, ठीक है? और H2 हेडिंग में हम क्या डाल देते हैं, लेट्स सपोज व्यू रिकॉर्ड बाय आईडी। और फिर यहाँ पे आप लोग एक फॉर्म क्रिएट कर दो, और फॉर्म क्रिएट करके हम यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, व्यू रिकॉर्ड डॉट JSP को कॉल करेंगे। मैम स्क्रीन आई थिंक स्टक हो गई। ओके सभी को नहीं दिख रहा है या फिर किसी को प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट की? मैम प्रॉपर चल रही है, आई चल थिंक रही है, नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं, मैं एक बार स्टॉप करके शेयर कर देती हूँ दोबारा से। इज इट विजिबल नाउ? यस मैम। ओके सो फॉर्म एक्शन रख देते हैं व्यू रिकॉर्ड डॉट JSP। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा मेथड। तो मेथड आप गेट या पोस्ट जो रखना चाहते हो रख सकते हो। आफ्टर दैट आप यूजर से बोलो एंटर एम्प्लॉय आईडी। भाई जो भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है उसका एम्प्लॉय आईडी ले लो। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं। नेम इक्वल्स टू मैं लिख देती हूँ EID, ठीक है? और इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, नेम इक्वल्स टू रख देते हैं इसका सबमिट, ठीक है? या फिर आप सबमिट की जगह पे चलो सबमिट ही रखो। और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पर क्या रख दो, इसके अंदर व्यू रिकॉर्ड। तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे एक और बटन भी डाल सकते हो साथ के साथ में, इनपुट टाइप करके रीसेट का, नेम इक्वल्स टू रीसेट, वैल्यू इक्वल्स टू रीसेट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है? तो ये दो बटन्स मैंने यहाँ लगा दिए, एक तो कैंसिल सॉरी सबमिट का और एक रीसेट का। अब यहाँ पे हमारे पास ये पेज जब आएगा तो इसके अंदर हमारे ये वाले सारी वैल्यूज सेट होकर आएंगी। अब ये क्या कर रहा है, व्यू रिकॉर्ड डॉट JSP को कॉल कर रहा है ना यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, एक JSP फाइल बना लेते हैं, व्यू रिकॉर्ड डॉट JSP, ठीक है? तो इस पेज का जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, रिकॉर्ड को चेक कराना। तो व्यू रिकॉर्ड बाय ID कर देते हैं, हेडिंग भी डाल देती हूँ। और इसके साथ साथ जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी ना फर्स्ट वाली पेज में, थोड़ी बहुत CSS लगा के, दैट आई एम ऑल्सो फॉलोइंग है। तो इसको मैं यहाँ पर भी लेके आऊंगी, ठीक है? ताकि ये यहाँ पर भी वर्क कर सके। तो हमारे पास यहाँ पर एक पेज आ गया। अब इस पेज में मुझे क्या करना है,
पहले तो मुझे यहाँ पे वैल्यू को गेट करना है जो मेरे फॉर्म में आएगी वहां पर। तो इसके लिए हम स्क्रिप्टलेट लगा देते हैं अगेन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्ट्रिंग empid या eid कर देते हैं स्मॉल नेम, और रिक्वेस्ट डॉट क्या कर देंगे गेट पैरामीटर, और गेट पैरामीटर में हम eid की वैल्यू को गेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी आ गया। अब एम्प्लॉय आईडी आने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहीं से आप लोग अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। तो आपकी जो फाइल है, जैसे मेरे पास फाइल है app1.java, तो मैं app1 का क्या बना देती हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट आ गया पहले तो, एंड आफ्टर दैट इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इक्वल्स टू न्यू app1 कर देते हैं इसको। एंड आफ्टर दैट आप लोग क्या करो, ओबी डॉट करके वहां पे जो फंक्शन है हमारा कौन सा था, गेट एम्प्लॉय, इसको कॉल करो और इसमें eid की वैल्यू को पास करो। अब ये वहां से क्या रिटर्न करवाएगा हमारे को, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट देगा। तो आप इस ऑब्जेक्ट को सेव करा लो, ठीक है। अब एम्प्लॉय का भी इंपोर्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी ये वर्क करेगा। तो आपके पास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जब आपके पास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप यहाँ पे यूजर को उसकी वैल्यूज को शो कर सकते हो। तो मैं इसकी वैल्यूज को थोड़े डिफरेंट वे में शो करना चाहती हूँ HTML की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे दिखा देती हूँ, जैसे कि मान लो हमने फॉर्मेटिंग तो लगा ही रखा है ना, तो आप लोग यहाँ पर क्या बना लीजिए, अलग से एक स्पेस बना लो जिसमें आप सारी वैल्यूज को शो कर दो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, H2 या हेडिंग ले लेते, चलो फिलहाल तो ज्यादा इसमें मैं फॉर्मेटिंग करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो मुझे एम्प्लॉय का आईडी शो करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ परसेंट इक्वल ई डॉट करके गेट empid को गेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये मेरी फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई। काम करते हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए थी, एम्प्लॉय का नेम चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे emp नेम को गेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नेम आ गया। सेम चीज यहाँ पे करते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए थी, एम्प्लॉय की एज को दिखाना था। तो मैं यहाँ पे क्या गेट कर लेती हूँ, गेट एज। आफ्टर दैट यहाँ पर मुझे एज के बाद क्या लेना था, फोन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग इसमें इसे हटा के क्या ले लेते हैं, गेट फोन। सेम वे में यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, इसके बाद सिटी आ जाएगी। तो सिटी की वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से सिटी का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी अगली वैल्यू ले लो। तो सिटी के बाद आपको और क्या चीज चाहिए थी, सैलरी भी दिखानी थी। तो यहाँ पे आप सैलरी की वैल्यू दिखा दो। तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो वैल्यू आई वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। वैल्यू आने के बाद हम उसमें से इसे प्रिंट भी कराएंगे। अगर आप यहाँ पे ये चीज लगाना चाहते हो कि भाई ये भी तो हो सकता है कि यूजर एम्प्लॉय आईडी गलत दे दे, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, इफ इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो हम प्रिंट करा रहे हैं ये सब इसकी इफ कंडीशन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्टलेट को और ले लेते हैं, और यहाँ पे हम अपने ब्रैकेट को क्लोज भी करा देते हैं। तो ये हमारी क्लोजिंग आ जाएगी इसकी, ठीक है, इफ कंडीशन की। और अगर ये इफ कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो एल्स भी लगा दो इसी के अंदर, ठीक है। और एल्स में हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे H2 हेडिंग में ही, दैट employee ID does not exist. फाइन। तो इस तरीके से अब इसका भी स्क्रिप्टलेट ले लेते हैं, और इस स्क्रिप्टलेट के अंदर हमें बस करना क्या है, इसके ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो इस तरीके से ना आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे स्क्रिप्टलेट्स को लगा के भी टास्क कर सकते हो। तो इफ कंडीशन में भी लगा दी हमने कि भाई हो सकता है एम्प्लॉय आईडी गलत आ जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये मैसेज आ जाएगा। अगर एम्प्लॉय आईडी करेक्ट हुआ तो सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, और उस केस में हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है।
इतना समझ में आया? इस पेज में क्या किया हमने? मैम नल का समझ में नहीं आया, यदि गलत दिए तो नल तो नहीं रहेगी ई नहीं की वैल्यू आईडी। नल तब होगी, देखो ई की वैल्यू अगर नल आती है, वैसे तो ई नल नहीं आएगा, हाँ ये बात भी ठीक बोली आपने, क्योंकि देखो क्या है ना कि हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो नल नहीं रहता। तो आपके पास क्या रहेगा ना, आप इसमें एक चीज और ये कर सकते हो कि जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है इसको मैं कट कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इसको अगर मैंने इस तरीके से छोड़ा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे को क्या मिला, सेशन डॉट गेट की वैल्यू आई तो ठीक है, नहीं तो नल मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ नल कब आएगा, जब आपके पास रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज मैं वहां पे चेक करा रही हूँ अपने पेज के अंदर, और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आया अभी या नहीं आया? मैम ये समझ में नहीं आ रहा कि हम मान लीजिए वैल्यू दिए और वो नल तो मतलब जो भी वैल्यू देंगे वो गलत होगी बट नल नहीं होगी, तो यदि नल वैल्यू डेटाबेस में नहीं वैल्यू होगी। नहीं मिल ई के अंदर क्या आ रहा है, एम्प्लॉय का रेफरेंस आ रहा है। अगर रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं तो वो कुछ रिटर्न करेगा? नो नो मैम। तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा उसके अंदर, नल। नल नल। आएगा। तो अगर ई की वैल्यू नल है तो इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, यस मैम। ओके मैम समझ गया। ठीक है। तो ये चीज रहेगी। अभी एक काम करते हैं ना, इस प्रोजेक्ट को एक बार चलाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो हम कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट। अब देखो बैकएंड कैसे काम करता है ये समझ लो। आपका एक्लिप्स एक सर्वर है और ये जो आपका है ये फ्रंट एंड है। अब फ्रंट एंड पे आप एक यूजर हो जिसने ये वेब पेज निकाला, ठीक है, और इसको रन करा दिया। अब यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी देखना है, आपने एम्प्लॉय आईडी दिया E101, ठीक है, और व्यू रिकॉर्ड किया। तो जैसे ही मैंने व्यू रिकॉर्ड किया, यहां से रिक्वेस्ट किसके पास चली गई, सर्वर के पास गई। सर्वर ने डेटाबेस को कनेक्ट किया और डेटाबेस से वैल्यू को गेट किया। अब देखो जब इसने सर्वर ने डेटाबेस से वैल्यू को गेट किया तो ऐसे में यहाँ पर ये है आपका सर्वर जहाँ पे बैकएंड में सारा काम चल रहा है। अभी E101 दिया था तो ये एम्प्लॉय आईडी तो करेक्ट दिखा रहा है बट बाकी की वैल्यू जीरो या नल आ रही है। एक काम करते हैं, एक बार बैक करके दूसरा एम्प्लॉय आईडी डाल के भी देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो E103 दिया जैसे मैंने, तो ये भी नल आ रहा है। अब इसके नल आने का भी तो कोई रीजन होगा ना, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो मैंने बनाए थे। तो व्हाई इट इज गेटिंग द नल वैल्यू, ओके, सो दैट आई नीड टू चेक फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई एरर नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सारी वैल्यू नल आए, राइट। सो मैम मे बी पासवर्ड में एरर होगी बिकॉज ये मेरा एंटिटी क्लास थी, तो मैंने 1 से 6 तक मतलब पासवर्ड में वो है, आपने 1 से 4 तक पासवर्ड दिया हुआ। ओके, मे बी दैट इज द इशू। लेट्स चेक देन, एक बार देख लेते हैं। तो आपने जो जावा रिसोर्सेज दिए थे उसमें CFG फाइल में आते हैं। नहीं, मैंने पासवर्ड चेंज किया था जब मैंने आपको शेयर किया था, तो ठीक है। तो मेरा जो था यहाँ पर ऑप्शन भी यही था, रूट 1 2 3 4 आ रहा है, मैपिंग रिसोर्स लगाया हुआ है आपने। अच्छा, आप HPM फाइल यूज कर रहे हो। एक बार HPM फाइल चेक कर लेते हैं आपकी। com.files.entity डॉट, यहाँ पर क्या था, एम्प्लॉय, ठीक है। और एम्प्लॉय टेबल से मैच कर रहे थे, EMP ID, EMP नेम, एज, फोन, सिटी एंड सैलरी लिया हुआ है आपने, ठीक है। तो मे बी देर इज सम इशू जहाँ पे रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ है, इसी वजह से ये यहाँ पर हमारी रिकॉर्ड की वैल्यूज दिखा नहीं रहा है। फिर भी मैं एक काम और करती हूँ, मैं एक बार अपना डेटाबेस भी चेक करती हूँ। मे बी यहाँ पर हम फालतू में एरर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हो सकता है एरर हो ही ना। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर मैंने यहाँ पर अपनी कोई भी क्वेरी चलाई हाइबरनेट से, तो टेबल तक डिलीट होने के चांसेस रहते हैं अगर हमने सही से काम नहीं किया। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपका जो टेबल है, एक बार इसको खोल लेते हैं। टेबल तो मुझे करेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, और रिकॉर्ड्स भी दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करती हूँ, इवन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो टेबल आ रहा है प्रॉपर वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हुई है छोटी मोटी। तो एक बार मुझे फाइल्स सारी देखनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम है। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड।
करेंगे, एक बार अपने प्रोग्राम को देखते हैं सबसे पहले तो कि इसमें हमने क्या क्या किया था और क्या क्या वैल्यूज हमें मिली है। एम्प्लॉय डॉट जावा में आते हैं सबसे पहले तो देखो EMP ID, नेम, एज, फोन, सिटी, सैलरी, सारे वेरिएबल्स हमारे प्रॉपर आ रहे हैं। आफ्टर दैट ऐप डॉट जावा में चलते हैं। एप1 डॉट जावा में हमने यहाँ पे दिया था एम्प्लॉय डॉट क्लास। इंपोर्ट्स देख लेते हैं एक बार, सारे करेक्ट हैं हमारे, ठीक है। सर्विस रजिस्ट्री फाइल भी ठीक चल रही है और बाकी सब चीज ठीक चल रहा है। लेकिन देखो ना, एक सरप्राइज की चीज क्या दिखी मुझे कि जब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड को गेट कर रही हूँ तो यहाँ पे उसका ID करेक्ट आ रहा है, ठीक है, बट बाकी सब चीजें नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो दिख रही है ना, मतलब इसका क्या मतलब दिख रहा है मुझे कि रिकॉर्ड दिखा रहा है, मतलब वैल्यू आ रही है लेकिन सिंगल वैल्यू आ रही है और बाकी वैल्यू समहाउ गेट ही नहीं कर पा रहा। सो देयर मैम शुड बफर बी, नहीं हो सकता? हाँ जी, बफर मैम, बिकॉज हम लोग इंटीजर की वैल्यू ले रहे हैं, उसके बाद स्ट्रिंग आ रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंटीजर की वैल्यू तो हमने दिया ही ना, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ID का वैल्यू है वो स्ट्रिंग में है और स्ट्रिंग में ही जा रही है वैल्यू, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि जैसे एज वगैरह की जो वैल्यूज थी, लेकिन वो भी वैल्यू हम सेव नहीं करा रहे, इंट में आके वो डेफिनेटली अपने आप ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। फिर भी एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, EMP नेम, एज, फोन, सिटी, सैलरी, यहाँ तक तो ठीक ही दिख रहा है सारा मुझे। यहाँ पे भी ठीक है, क्योंकि मैपिंग फाइल में मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिख रही फिलहाल तो, ठीक है। तो एक काम और कर सकते हैं, चलो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही ना, तो यहाँ पे एक और चीज आती है जिसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि क्वेरी गई क्या थी, ठीक है। तो क्वेरी चलेगी नहीं चलेगी ना, उसकी एक्शंस भी ये दिखाई देता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 1 second, I think there is some issue. ओके, द सर्वर इज ऑलरेडी रनिंग ना, तो सर्वर को क्लोज कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ आते हैं और इस फाइल में थोड़े चेंजेस मुझे करने थे। आई थिंक एडिटिंग नहीं हो पा रही इसमें, वाओ। एक बार मुझे फाइल को रिफ्रेश करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो हो गया मेरा सिस्टम लगता है, सम इशू। ओके, नो प्रॉब्लम। तेरे को एक्चुअली क्या रहता है ना, हम यहाँ पे शो एसक्यूएल का ऑप्शन लगा सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि बैकएंड में हाइबरनेट कौन सी वाली एसक्यूएल क्वेरी चला रहा था और उसकी वजह से अगर कोई एक्सेप्शन आई तो वो क्या एक्सेप्शन आई थी, ठीक है। सो दैट हम उसको गैदर करके यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी एक्सेप्शंस यहाँ मिल रही हैं बट शो नहीं हो रही है, राइट, तो ऐसे केसेस में आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट करा के देख सकते हो शो एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। लेट मी जस्ट गेट इट बैक, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है। तब तक आप लोग एक काम कर सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर जो जो चेंजेस बताए उसको स्टार्ट कर दो वर्क करना, ठीक है। जैसे ये वर्क करता है मैं इसके अंदर आपको बता दूंगी आगे कैसे वर्क करेगा। जैसे मैं बता रही थी कि यहाँ पर हो सकता है प्रॉब्लम जो आ रही है वो हमारी क्वेरी की वजह से आ रही है, तो हो सकता है बैकएंड में हमारी क्वेरी प्रॉपर जा नहीं पा रही थी, राइट। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन और ऐड कर सकते हो जिससे कि आपको एसक्यूएल की जो बैकएंड में क्वेरी चल रही है वो भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चेंज ये लगाते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम ऐड कर रहे थे,
इसी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं जिसका नाम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं शो एसक्यूएल, शो अंडरस्कोर एसक्यूएल करके लिखेगा और इसको ट्रू कर दो। तो इससे क्या रहेगा कि आपकी जो भी क्वेरी चलेगी बैकग्राउंड में वो पता चल जाएगी। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसके अंदर जब हम बैकएंड पेज में चलते हैं app1.java में, तो यहाँ पे आप लोग इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा सकते हो जिससे कि आपको आइडिया रहे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इफ ई इज नॉट इक्वल टू नल तो ये रिकॉर्ड दिखाई रहा है, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड जब दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड को जब देख रही हूँ, इसमें /n लगाती हूँ साथ के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो एम्प्लॉय फाइल रन हो रही थी यहाँ पे, लेट मी जस्ट पुल आउट दैट फाइल ऑल्सो। तो ये वाली जो फाइल रन हो रही है हमारी, तो इसी फाइल को जब हम वर्क कराते हैं तो इसमें एम्प्लॉय आईडी वगैरह देखो शो कर रहा है, तो ईएमपी आईडी तो यहाँ पर ऑलरेडी है, बट बैक से रिकॉर्ड अगर नहीं शो कर पा रहा है तो दिस मीन्स कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है या फिर गेट नहीं हो पा रही है। तो मैं एक काम और कर रही हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से रन कर रही हूँ, ठीक है, जो चेंजेस किए हैं मैंने उसके साथ में। तो मैंने एसक्यूएल को शो किया है और कोई चेंजेस नहीं किए, मेनली पहले मेरे को ये देखना है कि क्वेरी क्या जा रही है पीछे, ओके, तभी मैं इसमें फर्दर कोई एक्शन ले पाऊंगी। So let's run this again and see the output first. तो थी हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी गेट कराते हैं, ठीक है, और व्यू रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखो अभी यहाँ पे E101 रिकॉर्ड आईडी दिखा रहा है, ओके, बट बाकी वैल्यूज नहीं आ रही है, बाकी वैल्यूज नल आ रही है। अब अगर मैं इस चीज को एक्लिप्स पे जाकर देखती हूँ तो यहाँ पे हम ये चीज चेक करते हैं कि क्या चला था। तो देखो इसने हाइबरनेट की क्वेरी चलाई थी, अगर मैं इसको एक्सपांड करती हूँ तो इसने हाइबरनेट के अंदर क्वेरी चलाई थी सिलेक्ट वाली, EMP ID as EMP ID 100 फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP employee dot EMP ID equals to this। तो मतलब देखो क्वेरी जो चल रही है ना वो सिलेक्ट स्टार वाली नहीं चल रही, कौन सी वाली चल रही है, वो सिर्फ EMP ID को ही गेट कर रहा है, बाकी चीजों को गेट ही नहीं कर पा रहा, राइट। तो मतलब इससे क्या आइडिया हो गया हमें कि भाई हमारी जो क्वेरी हम चलाना चाह रहे थे ना वो नहीं चल रही, बाकी की चल रही है, मतलब सिर्फ EMP ID वाली चल रही है, बाकी रिकॉर्ड इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे वो चीज यूज ही नहीं हो। तो ऐसे केसेस में अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कोड में आते हैं, लेट्स ट्राई कि यहाँ पर क्या चीज हमारी गड़बड़ कर रही है जिससे कि ये सिर्फ आईडी को ही ले रहा है, बाकी चीजों को नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पे देखो एंटिटी क्लास में तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तो हमारे वैल्यूज जो है वो एज इट इज दे रखी है। HPM फाइल में आते हैं और HPM फाइल में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल रहा है, com.files.entity.employee मिल रहा है, ठीक है, और ये हमारी फाइल का क्या था, एक तरह से ये कह लो कि क्वालिफाइड नेम था। एंड आफ्टर दैट टेबल हमारा एम्प्लॉय है जो कि मैंने अपने डेटाबेस में बनाया था। तो मैं डेटाबेस में एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी सारी वैल्यूज को, वैसे तो एम्प्लॉय नाम से ही था, EMP ID, EMP नेम, एज, फोन, सिटी, सैलरी, ये सारी वैल्यूज उसमें भी थी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी सेट हो चुकी थी यहाँ पर, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी CFG फाइल थी, CFG फाइल के अंदर हमने बाकी ऑप्शंस तो करेक्ट लिया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, employee.hbm.xml आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी app1.java में। app1.java के अंदर हमने लिया था, कौन सा मेथड लिया था, session.get, employee.class दिया था इसको, और EMP ID को हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया था जिसको भी मुझे यहाँ से गेट कराना था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर आते हो गेट मेथड में, एक मिनट में काम कर रही हूँ, एक बार गेट मेथड का भी चेक करते हैं, व्हाट इज द इशू देयर। तो हमने यहाँ पे एंटिटी टाइप बताया था employee.java, सीरियलाइजेबल आईडी जो था वो क्या था हमारा, मेनली
आईडी की वैल्यू हमने प्रोवाइड की थी, जिससे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आते हैं तो आप इसको फर्दर भी ले जा सकते थे कि आपको क्या क्या ऑप्शंस चाहिए। मतलब हमारी गेट की क्वेरी सही नहीं चल रही है यहाँ पर। ओके फाइन, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको मैं एक बार सॉर्ट आउट करती हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम पे पहले मैंने जब चलाया था तो सारी वैल्यूज गेट कर रहा था। अभी जब से मैंने ये वाला ऑप्शन लिया है तब से ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो आई नीड टू चेक हियर कि क्या डिफरेंस आ रहा है और क्या वैल्यू आ रही है, तो वो मैं देख लेती हूँ। बाकी आप लोग क्या करिए, प्रोजेक्ट तो बिल्कुल ठीक बना है, ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार index.jsp, व्यू record.jsp, इन सबको एक बार अपने आप से क्रिएट करके देखो। तब तक मैं इस वाली प्रॉब्लम का भी आपकी सोल्यूशन निकालती हूँ, ठीक है, सो दैट आप लोग इसमें वर्क भी कर सको। ठीक है, तो 5-10 मिनट दे रही हूँ, तब तक आप लोग कर लीजिए, तब तक मैं भी एक बार देखती हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है फाइल में। कोई भी कर सकता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना है कि ये गलती कोई नहीं करेगा। सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई फाइंड इट, मैं एक फाइल पढ़ रही थी यहाँ पर, ताकि मुझे पता चले प्रॉब्लम क्या आ रही है एग्जैक्टली। सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन। देखो, जब आप लोग यहाँ प्रॉपर्टी ऐड करते हो तो प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी दो तरह की प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं लेना था, प्रॉपर्टी लेना था, ठीक है, तो दिस इज द इशू। तो मैंने कहा ना, बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक है, कोई भी कर सकता है। सो कीप दिस इन माइंड कि आपको यहाँ पर जब HBM फाइल बनानी है तो प्रॉपर्टीज नहीं लेनी है, क्या लेना है, प्रॉपर्टी लेना है। अब आईडी फेच हो रहा है क्योंकि वहां पे आईडी की वैल्यू में तो कोई चेंज था नहीं, बट प्रॉपर्टी को हमने प्रॉपर्टीज कर दिया, इसलिए वो ये वाली प्रॉपर्टीज को मैप ही नहीं कर पाया टेबल के साथ में, एंड दिस वाज द इशू, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा था, आपके रिकॉर्ड को शो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको दोबारा से रन करती हूँ, ठीक है, एंड चेक करते हैं फिर क्या प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो लेट्स सी, अगर मैं इसको अभी रन करती हूँ, और अभी मैं इसमें रिकॉर्ड रिव्यू कर रही हूँ इसमें, तो ऐसे केस में लेट्स सी कि रिकॉर्ड आता है कि नहीं आता। तो सी, अभी सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो भाई नेक्स्ट टाइम से ये गलती मत करना कोई भी, ठीक है, कि आप प्रॉपर्टी की जगह प्रॉपर्टीज ले लो, तो इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो इस वे में आप लोग क्या कर रहे हो, आप वेब पेज के बैकएंड में हाइबरनेट को लगा रहे हो, और जिसकी हेल्प से आपके पास वैल्यू आ रही है। वैसे मैंने यहाँ पर ना इसको करने के चक्कर में मैंने यहाँ नहीं देखा था, यहाँ तो मैं बाद में आई थी। आई मेड सम चेंजेस हियर ऑल्सो, चेंजेस नहीं किए थे, मतलब एक आधी चीज एक्स्ट्रा ऐड की थी, क्योंकि कई बार ना ये लेजी लोडिंग में चला जाता है, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम फोर्सफुली भी किसी फील्ड को गेट करा सकते हैं हाइबरनेट की हेल्प से। तो मैंने इसको ऐड कर दिया था, तो मैंने इसको अभी हटा देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकेंड थिंग, मैंने यहाँ पर आपकी जो CFG फाइल है, यहाँ पे मैंने शो एसक्यूएल के साथ साथ में मैंने यहाँ पर एक और चीज ऐड की थी। यहाँ पे मैंने हाइबरनेट फॉर्मेट एसक्यूएल भी यूज किया था, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैंने क्वेरी रन किया तो यहाँ पे देख रहे हो क्वेरी को इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, शो एसक्यूएल एंड हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट एसक्यूएल की वजह से। तो दोनों की वैल्यू मैंने ट्रू कर दी थी, ताकि मैं ये देख सकूं कि क्वेरी क्या चल रही है बैकग्राउंड में। तो अब देखो, अभी वो वाली क्वेरी चल रही है जिसमें कि सारे रिकॉर्ड गेट कर रहा है, मतलब सारी वैल्यू गेट कर रहा है, बट हर रिकॉर्ड की, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं प्रोग्राम्स में, बट केयरफुल रहना है, नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है सभी को कैसे वर्क करना था? यस मैम, लेकिन मैम ये प्रॉपर्टीज कहाँ यूज होती है मैम? प्रॉपर्टीज एक्चुअली वो वाली प्रॉपर्टी है जो कलेक्शन में आती है, याद आया जो कलेक्शन फ्रेमवर्क कराया था उसमें यस मैम। प्रॉपर्टीज कराया था सबसे लास्ट में, कि वो वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्योंकि अभी अगली क्लासेस में मैं आपको इसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क भी लगाना सिखाऊंगी, क्योंकि देखो, अगर आप कभी भी एंटिटी क्लासेस बनाओगे तो सिर्फ वेरिएबल्स तो नहीं लोगे ना,
कलेक्शन के ऑब्जेक्ट भी तो बनाओगे, एरे लिस्ट भी बनाओगे, लिंक लिस्ट भी बनाओगे, प्रॉपर्टीज भी लोगे, हैश मैप भी लोगे, कुछ भी ले सकते हो, राइट? तो ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करोगे यहाँ पे? तो ये उसके लिए दे रखा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं कराने वाली हूँ, कलेक्शन मैपिंग भी कराऊंगी आपको मैं, कि कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स को कैसे मैप करना है यहाँ पर, वो भी हमें सीखना है। तो वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लेकिन अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग इसकी तैयार प्रैक्टिस करो कि एक्सएमएल कैसे लग रही है, एनोटेशन कैसे लग रही है, वेब प्रोजेक्ट में कैसे काम करना है, इतना आप लोग क्लैरिटी रखोगे। अच्छा, अभी हाइबरनेट मुश्किल लग रहा है कि डिफिकल्ट, मतलब इजी लग रहा है? इजी है मैम, बिकॉज उसमें डाउ क्लास वगैरह कुछ भी नहीं बनाना होता। अच्छा, अगर मैं ऐप डॉट जावा का नाम डाउ रख दूं तो चलेगा? फिर तो डाउ क्लास बन रही है। तो नाम चेंज होने से कुछ नहीं हो रहा, मतलब मेन है कि फंक्शन नहीं है, वो इतना कोड नहीं लिखना पड़ रहा जेडीबीसी वाला। एक बार सेटिंग हो जाएगी तो उसके बाद तो सिंगल सिंगल मेथड ही यूज होना है, राइट? मैम वो जो हाइबरनेट अपन यूज कर रहे थे, तो उसमें हमें तो मैपिंग की यूजिंग करनी पड़ रही थी ना, हम जो फाइल बना रहे थे। जो एक्सएमएल वाली फाइल थी उसमें Yes, मैपिंग करनी पड़ रही थी, लेकिन जब हम एनोटेशन वाली फाइल लेते हैं तो एनोटेशन में हम तो सिर्फ एंटिटी @ लगा देते हैं ना, हाँ मैम, वो तो सिंपली एनोटेशन लगा देंगे, उससे काम और इजी हो जाएगा, फिर उसमें तो ये वाला प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है हमारा। यही वाला कॉन्फ़िगरेशन का। हाँ जी, कॉन्फ़िगरेशन वाला। यस तो आप एनोटेशन लगाओगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा काम, आपकी एक फाइल भी कम हो जाती है यहाँ पर, तो ये बेनिफिट तो है उसका। ठीक है, चलिए कोई बात मैम। नहीं, अभी आप लोग इसी की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। अगली क्लास आपकी मंडे को होगी, मंडे को फिर मैं इसी में फर्दर आगे का कराऊंगी, और भी ऑप्शंस हैं और भी चीजें हैं इसमें करने के लिए। क्योंकि हम जब डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो रिलेशनल डेटाबेस सबसे ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स यूज होते हैं, राइट? तो उनको कैसे हैंडल करना है, उनके साथ कैसे काम करना है, वो भी हमें सीखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, हाँ जी, कुछ पूछने थे एनीवन? यस मैम। मैम इसमें ये भी बेनिफिट है ना कि हमें हर जगह सेटर गेटर का यूज ही नहीं करना होता है। अच्छा, सेटर गेटर से एक चीज आपको छोटी सी बताऊं, 2 मिनट, सेटर गेटर मेथड ही हट जाएगा उससे। यस मैम, बताइए। शॉर्टकट बता रही हूँ, ठीक है? कॉपी पेस्ट नहीं दूंगी क्योंकि मैं प्रोग्राम शेयर नहीं करूंगी, खुद से बनाओगे तुम। हाँ, कोई पर्टिकुलर चीज उसमें से चाहिए होगी तो लेट मी नो। आपको मैं एक चीज बताती हूँ जिससे आपका सेटर गेटर ही बनेगा। ये मैंने सरप्राइज एलिमेंट रखा था, मैं सोची थी थोड़े बहुत प्रोग्राम बनाने देती हूँ लंबे लंबे, उसके बाद बताऊंगी, लेकिन चलो बता ही देते हैं। देखो, आपको क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि सेटर गेटर मेथड, कंस्ट्रक्टर, ये सब बनाने से जान छूट जाए, मतलब ना तो मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, ना सेटर गेटर बनाना पड़ेगा, ना टू स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा मुझे, सिर्फ एक डिपेंडेंसी लगानी है मुझे। मतलब इस प्रोग्राम को मैं और शॉर्ट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? सबसे पहले तो pom.xml ओपन करो, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी लगानी है। तो एक डिपेंडेंसी लगती है, आप नेट पे सर्च करोगे बहुत इजीली मिल जाएगी। कौन सी डिपेंडेंसी है? लॉम्बॉक। नाम बहुत अजीब सा, आई नो, बट बहुत काम की डिपेंडेंसी है। तो लॉम्बॉक डिपेंडेंसी लेनी है मेवन से, ठीक है? तो मेवन रिपोजिटरी में जाके लॉम्बॉक को ले लो। तो इसका कोई भी वर्जन उठा सकते हो जो कि थोड़ा ज्यादा यूज में रहा हो, ठीक है? और इसको यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ। तो जहां पे MySQL डिपेंडेंसी एंड हो रही है वहां पे लॉम्बॉक को लगा दो। इसको सेव कर देते हैं, ठीक है? तो एक बार लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी लग जाती है तो ये सेव हो जाएगा। तो देखो आपका प्रोजेक्ट ऑटो बिल्ड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? तो बिल्ड हो जाएगा, जैसे ही कंप्लीट वैसे ही हमारी डिपेंडेंसी जो है वो प्रोजेक्ट में आ जाएगी। सो लेट इट कंप्लीट इट्स बिल्डिंग फर्स्ट। तो जैसे ही ये बिल्ड कंप्लीट करेगा, ठीक है, देन आई विल चेक द रिसोर्सेज की डिपेंडेंसी आई या नहीं आई। तो ये ऑटोमेटिक जो होता है ना, ये होना बहुत जरूरी है, तभी आपका काम रहेगा, बार बार फिर अपडेट नहीं करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, एक तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखोगे, अब यहाँ पर इसके रिसोर्सेज में देखते हैं, और इसकी हमारे पास जो लाइब्रेरीज आई हैं मेवन डिपेंडेंसीज, इसमें देखो कि लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी आई या नहीं आई। इफ आई गो हेयर, JBoss हाइबरनेट एंटलर है, लास्ट में दिखा रहा है, ठीक है? तो मतलब को लॉम्बॉक की भी जार फाइल आ चुकी है अब हमारे पास। अब ये डिपेंडेंसी लगाने का देखो बेनिफिट क्या मिलने वाला है। आप employee.java में जाओ, यहाँ पर आप लोग सिंपल सा एक काम करो, यहाँ पे मैं इस फाइल के सारे सेटर गेटर उड़ा देती हूँ।
और टू स्ट्रिंग भी हटा देती हूँ, ठीक है। चलो मेहनत की हुई है तो अभी कमेंट्स में डालते हैं, हटाते नहीं है। तो अभी मतलब एक तरह से मैंने हटा ही दिया इनको। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए उसका ध्यान रखते हैं। पहले तो मुझे @ का साइन लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी @ ठीक है। जनरेट नहीं लगाते, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे लगाएंगे गेटर्स। @ गेटर लगा दोगे तो गेटर मेथड आ गए, @setter लगा दोगे तो सारे सेटर मेथड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। फिर @ करके यहाँ पे आप क्या लिखो, नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर @ करके यहाँ पे लिखोगे ऑल आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर। ऐसे ही @ करके टू स्ट्रिंग लगा दो। तो बस यही सब चीजें चाहिए थी ना, कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर एंड टू स्ट्रिंग मेथड, और कुछ तो नहीं चाहिए था इसमें से। तो सब कुछ ऑटोमेटिक जनरेटेड है। अब आपको कुछ भी यहाँ बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेव कर दो फाइल को, ठीक है, एंड इट विल बी वर्किंग। अच्छा, यहाँ पे अभी भी एरर दिखा रहा है, द वैल्यू ऑफ द फील्ड एम्प्लॉयड इज नॉट यूज्ड। कोई बात नहीं, एक काम करेंगे ना, अगर इस प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे तो आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भी हमारा गेटर सेटर लगा या नहीं लगा। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि अगर मतलब छोटी मोटी कोई इश्यू होगी इसकी डिपेंडेंसी को लेकर, तो हो सकता है ये ना काम करे, ठीक है। अदरवाइज ये वर्क कर जाता है। अपडेट कर देती हूँ फिर भी मैं प्रोजेक्ट को एक बार सेफ साइड पे। अगर ये रनिंग स्टेट में नहीं है, इसको क्लोज कर देते हैं। व्यू रिकॉर्ड में दिखा रहा है प्रॉब्लम। अच्छा, वही वाले मैंने क्या कहा था ना, देखो अगर आएगी एरर तो पता चल जाएगा कि लॉन्बॉक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या रहता है ना कि कई बार अगर लॉन्बॉक काम नहीं करता है तो इसका भी एक रीजन क्या होता है कि pom.xml में जब आप लोग लॉन्बॉक लगाते हो तो इसका ना डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में हमें जाकर एक वैल्यू लगाना पड़ जाता है, अगर बाई चांस काम नहीं करे। यूजुअली ऐसा होगा नहीं कि काम नहीं करेगा, मैक्सिमम टाइम्स काम कर जाता है, लेकिन इन केस नहीं कर रहा है तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट नाम का एक ऑप्शन और आएगा यहाँ पे, जिसमें जाके आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। अब देखो ये चीज कैसे मिलेगी, क्योंकि ये सब चीजें फेच करनी आनी जरूरी है। तो आप यहाँ पे आके बोल सकते हो, जैसे मैंने लिखा lombok is not generating getter and setters। तो आप इसको स्टैक ओवरफ्लो से निकाल सकते हो, ठीक है। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये बता देगा आपको कि क्या प्रॉब्लम आया। तो देखो, व्हेन स्टार्टिंग विद फ्रेश एक्लिप्स इंस्टॉलेशन यू इनफैक्ट नीड टू इंस्टॉल lombok बिफोर बीइंग यू एबल टू यूज इट। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको अगर lombok कभी चाहिए तो ये क्या कह रहा है कि आप lombok को एक बार चेक करो कि आपके M2 फोल्डर, अच्छा ये चीज ध्यान में रखनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई डिपेंडेंसी लाते हो ना, अगर आपको लग रहा हो कि कोई फाइल आ रही है या नहीं आ रही, तो ये जो M2 फोल्डर है ना, इसी के अंदर सारी रिपोजिटरी बनती है आपकी। जितनी जार फाइल होती है सिस्टम की वो यहीं पे जाएंगी। ये फाइल डायरेक्टरी आपको कहाँ मिलेगी, आपके सिस्टम के अंदर सी ड्राइव पे जाओगे ना जैसे, तो यहाँ पे यूजर्स में जाना है और यूजर्स में जाके आपको अपने नाम वाले यूजर में जाना है। यहाँ पे आपको .m2 की फाइल मिल जाएगी। इफ यू गो हेयर तो ये रही, ठीक है। तो .m2 की जो फाइल मिलेगी इसमें रिपोजिटरी में चले जाना। यहाँ पर आपके सिस्टम की जितनी भी रिपोजिटरीज होती हैं, जितनी भी डाउनलोड्स होती हैं, वो यहाँ आती हैं। तो यहाँ पे भी चेक कर लेना कि आपका lombok वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं एक बार L प्रेस करती हूँ, तो देखो मेरे पास log4j है, logkit है, बट मेरे पास lombok नहीं है। तो यही प्रॉब्लम ये यहाँ पे बता रहा था कि भाई हो सकता है रिपोजिटरी में org प्रोजेक्ट lombok देखो। तो रिपोजिटरी में org चेक करते हैं, चलिए। ओके, तो org है, इसमें org के अंदर हमें क्या देखना था, अच्छा प्रोजेक्ट lombok, मैं lombok ले रही थी, तो प्रोजेक्ट lombok ले लेते हैं। lombok आ रहा है और इसके वर्जन्स भी आ रहे हैं। फाइन, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे फाइल आ रही है, और अभी मैंने कौन सा वर्जन लिया था, ये वाला लिया था शायद, तो इसकी जार फाइल होनी चाहिए विच इज देयर,
ठीक है, तो जार फाइल आ रही है इसकी 1.18.30 की। ठीक है, तो वर्जन ध्यान में रखना है क्योंकि यही वर्जन मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। लेट मी चेक ऑल्सो, मैंने 32 लिया है इस बार। पहले मैंने मतलब पहले वाले प्रोजेक्ट्स में 30 लिया था, नाउ इट हैड टेकन 32। तो 32 की भी जार फाइल है यहाँ पर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जार फाइल तो आ रही है, लेकिन ये भी ना अभी सॉल्यूशन पूरा नहीं है क्योंकि ये चीज तो हम ठीक कर चुके हैं, ऑलरेडी है हमारे पास। तो यहाँ पे ना डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में एक और चीज जाती है, उसे भी आप ले सकते हो। या फिर देखो ये यहाँ पे कह रहा है STS को ले लो। STS अभी मैं डलवाऊंगी नहीं क्योंकि ये होता है स्प्रिंग बूट का काम। स्प्रिंग बूट में जाके हम इसको यूज करते हैं मेनली। ठीक है, एक ऑप्शन आता है इसका डिपेंडेंसी मैनेजमेंट वाला, दैट आई नीड टू वर्क गेट इट फ्रॉम हेयर। उसी के लिए मैं यहाँ पे सर्च करूँ क्योंकि वो कोड हमें लेकर क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में डालना पड़ता है, नहीं तो मुझे अपने किसी पुराने प्रोजेक्ट से निकालना पड़ेगा ढूंढ के कि वहां पर तो हो गई। डेफिनेटली आई डिड यूज्ड इट अर्लियर। या फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉम्बॉक इन डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में भी इसको हमें चेक करना पड़ता है, तभी ये वर्क करता है। या फिर एक सिंपल सा काम है, देखो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में इसकी डिपेंडेंसी दिखा रहा है और यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी एनोटेशन पार्ट्स भी हमें कई बार ऐड करने पड़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर हम ज्यादा जाएंगे ना तो ये थोड़ा और कंफ्यूज करेगा ही करेगा आपको, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो। मेरे को तो हैबिट हो गई है ये सब चीजें देखने की। तो आप लोगों को मैं एक सिंपल सी चीज कह रही हूँ कि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है ना, दैट आई विल शो यू, मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप इसको वहां पे ऐड कर दीजिएगा, या मैं pom.xml ही शेयर कर दूंगी अपने पुराने प्रोजेक्ट में से। तो ये आपका वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो इशू आ रहा है ना, गेटर सेटर जनरेट नहीं हो रहे, ये फिर रिजॉल्व हो जाएगा उसके आने से। ठीक है, चलिए तो फिलहाल क्लास एंड करते हैं। कल की नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी, देन वी विल कंटिन्यू। मैम ये दोनों फाइल शेयर कर दीजिएगा, एक इनोटेशन वाली और ये जो अभी हम लोग क्रिएट करी है। लॉम्बॉक डिपेंडेंसी तो आप नेट से निकाल लोगे। कौन सी फाइल कह रहे थे? और मैम जो अभी हम लोग इस पे प्रोजेक्ट काम कर रहे थे वेब में, हाइबरनेट वेब एक जो अभी अपने काम किया है, और एक जो इनोटेशंस वाली जो हम लोगों ने करी है। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं प्रोजेक्ट शेयर कर देती हूँ, लेकिन ना प्रोजेक्ट को जब प्रैक्टिस करोगे तो कॉपी पेस्ट मत करना। मैम प्रैक्टिस नहीं, एक्चुअली आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको दोनों प्रोजेक्ट शेयर कर देती हूँ फिर। ओके, ठीक है एवरीवन, नो गुड नाइट फॉर टुनाइट, बाय फॉर टुडे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, Thank you, ma'am. Good night.